आज पीएम मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन है और बुलेट ट्रेन में जापानी पीएम के साथ करेंगे सफर। सेंदाई में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का मुआयना करेंगे। सुबह 9:30 बजे जापानी पीएम के साथ लंच का कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरे का दूसरा दिन और आज बुलेट ट्रेन में यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। तो पीएम मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन सुबह 9:30 बजे जापान के पीएम इशिबा के साथ लंच का कार्यक्रम है और सुबह 10:35 पर सेंदाई में टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री रवाना होंगे। सुबह 10:50 पर सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का मुआयना करेंगे। भारत जापान तकनीकी सहयोग पर चर्चा भी होगी। दोपहर 12:10 पर एससीओ समिट के लिए चीन रवाना होंगे प्रधानमंत्री। भारत की ग्लोबल शक्ति का किस तरह विस्तार हो रहा है, ये इन तस्वीरों में ट्रंप देख रहे होंगे और पीएम मोदी अभी जापान में हैं और अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी जापान अब ट्रंप से दूरी और मोदी मंत्र का गुणगान कर रहा है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं, दूसरा दिन है और इस यात्रा में उनका अगला पड़ाव चीन है, जहां वो एससीओ समिट में शामिल होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनका इंतजार कर रहे हैं। वहां पीएम मोदी की जिनपिंग के साथ पुतिन से भी मुलाकात होने वाली है। तो जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज है दूसरा दिन। भारत जापान में पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम, जी हां, 5 साल में 5 लाख लोगों का एक्सचेंज प्रोग्राम है। 50,000 भारतीय प्रोफेशनल्स जापान जाएंगे। पूरे भारत में जापानी भाषा कौशल सेंटर खोलेंगे। एआई सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत और जापान में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भारत और जापान में नागरिक देशों का दौरा करेंगे। भारत जापान में समझौते और देखिए ट्रंप देखते रह गए जिस तरीके से दोनों देशों के बीच कई लेवल्स पे समझौते हुए हैं। डिजिटल क्षेत्र, एआई सेमीकंडक्टर में सहयोग पर सहमति बनी है। भारत में करीब 5.6 लाख करोड़ निवेश की भी सहमति बनी है। 50,000 प्रोफेशनल्स जापान जाएंगे। चंद्रयान 5 मिशन में साझा सहयोग रहेगा। हाइड्रोजन और अमोनिया सेक्टर में भी निवेश होगा। प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा और पिछले साल $21 बिलियन का भी कारोबार हुआ है। भारत में जापान की 1400 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो भारत और जापान के बीच कई स्तर पर सहयोग, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी आपसी सहयोग और आपसी संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। फ्यूचर में, भविष्य में दोनों देश एक दूसरे में निवेश करने पर भी सहमत हुए हैं। साथ ही पीपल टू पीपल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत 50,000 प्रोफेशनल्स जापान के दौरे पर जाएंगे, जहां कई क्षेत्रों के बारे में वो जानकारी लेंगे और जापान से भारतीय लोगों की, आम नागरिकों की करीबी और बढ़ेगी इस कार्यक्रम के जरिए। तो न सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी दोनों देशों को करीब लाने पर ये सारे समझौते हुए हैं। कीव पर रूस का नॉनस्टॉप अटैक, रूसी मिसाइल हमलों से दहला कीव। रूस के मिसाइल हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कम से कम 23 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। तो हमले लगातार जारी हैं और यह जानकारी मिल रही है कि 23 लोग इन ताजा हमलों में मारे गए। कीव पर लगातार रूस की तरफ से हमले जारी हैं। और कीव पर हमले को लेकर ईयू का बयान, पुतिन को हिंसक प्रवृत्ति का बताया, हमलों में बेकसूर मारे जा रहे हैं। उर्सुला वॉन ने कहा है तबाही रोकने के लिए युद्ध विराम जरूरी है। 26 देशों की मीटिंग में दिया बयान।
तो यूरोपियन यूनियन और नाटो कीव में रूस के जिस हमले से भड़के हुए हैं उसका बहुत ही भयावह परिणाम आया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक कीव दहन से भड़के ट्रंप ने यूक्रेन को रूस में लंबी दूरी हमले की अनुमति दे दी है। इसी इजाजत के बाद यूक्रेन ने रूस के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को जलाने के लिए नया बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया। यूक्रेनी फोर्स अब अपग्रेडेड नेपच्यून मिसाइलों और ड्रोन से धावा बोल रही है। युद्ध के मैदान में इस वक्त जिस तरह से वार पलटवार हो रहा है उससे एक बात तो साफ है कि हाल फिलहाल युद्ध नहीं रुकने वाला है। रूस की ऑयल रिफाइनरी जल रही है। रूस के पावर स्टेशन भस्म हो रहे हैं। रूस की गैस पाइपलाइन ध्वस्त हो गई है। रूस के पावर ग्रिड तहस नहस हो रहे हैं। यूक्रेन ने इतना विध्वंसक हमला किया है कि रूस के 8 शहरों में विनाश की भयावह आग भड़क गई है। यह तबाही की वो आग है जिसमें रूस का एनर्जी सेक्टर जल रहा है। ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की वजह से रूस की तेल उत्पादन क्षमता में भारी कमी आ गई है। अट्ठाईस अगस्त 2025 इस तारीख को रूस ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण कर दिया। रूस ने कीव में करीब 700 ड्रोन और मिसाइलों से तबाही मचाई। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी में आपातकाल लग गया। उनतीस अगस्त 2025 इस दिन यूक्रेन ने रूस से कीव में हमले का बदला लिया। शहर शहर रूस के एनर्जी सेक्टर पर सीरियल अटैक किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने कीव को जिस तरह जलाया उससे न सिर्फ यूरोप और नाटो के देश भड़क गए बल्कि ट्रंप क्रोध से भर गए। माना जा रहा है कि रूस के हमले से क्रोधित ट्रंप ने युद्ध को लेकर अपने नियम को बदल दिया। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने सीक्रेट तरीके से यूक्रेन को रूस में हमले की अनुमति दे दी। इसी के बाद यूक्रेन ने रूसी धरती पर ऑल राउंड अटैक करना शुरू कर दिया है। रूस के शहरों में ज़ेलेंस्की सेना ने विनाश की कैसी आग भड़काई है, इसकी गवाही रूस से आई तस्वीरें दे रही हैं। समारा रिफाइनरी की आग बुझी नहीं थी कि यूक्रेन ने फिर से हमला कर दिया। हमले के बाद रिफाइनरी में तेल उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। यूक्रेन ने क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी पर फिर से हमला किया। तबाही की वजह से इस रिफाइनरी में भी उत्पादन ठप हो गया है। रूस के ओरियोल शहर में यूक्रेन ने 20 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। विस्फोट की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गई। रोस्टोव में यूक्रेन ने MiG-29 से गाइडेड बम बरसाकर रूस के कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से धावा बोलकर रूस के रडार स्टेशन को मलबे में बदल दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया। रूस के 3 सैन्य ठिकाने समाप्त हो गए। माना जा रहा है कि यूक्रेन अब रूस में खोलकर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने उसे इस बात की छूट दे दी। ट्रंप ने सिर्फ छूट नहीं दी है बल्कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी बहाल कर दी है।
अमेरिका ने हथियार देना शुरू किया तो नाटो और यूरोपियन यूनियन ने भी बारूद की सप्लाई तेज कर दी। यही वजह है कि यूक्रेन अब रूस में जबरदस्त तबाही मचाने में कामयाब हो रहा है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले इसलिए बुलंद हो गए हैं क्योंकि ट्रंप ने हथियारों की सप्लाई बहाल कर दी है। अमेरिका यूक्रेन को 3,350 ERAM मिसाइलें देने जा रहा है। इन मिसाइलों की कीमत करीब 7,273 करोड़ रुपए है। अमेरिका ने हथियार सप्लाई शुरू की तो नाटो ने भी यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान कर दिया। आने वाले वक्त में नाटो यूक्रेन को 1,50,000 करोड़ रुपए के हथियार देगा और इस मामले में यूरोपियन यूनियन भी पीछे नहीं है। यूरोपियन यूनियन भी 41,150 करोड़ रुपए का सैन्य मदद देने जा रहा है। जर्मनी यूक्रेन को 4,408 करोड़ रुपए बारूदी सप्लाई करेगा तो बेल्जियम यूक्रेन को 1,058 करोड़ रुपए का पैकेज देने जा रहा है। अमेरिका, नाटो और यूरोप का यही वो सैन्य समर्थन है जिसके दम पर ज़ेलेंस्की ने रूस की धरती पर बड़ी जंग छेड़ दी है। यूक्रेन रूस में सिर्फ बारूदी हमले ही नहीं कर रहा है बल्कि सेप्टाज अटैक को भी अंजाम दे रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस में मौजूद अपने एजेंट्स को एक्टिव कर दिया। यूक्रेन के यही एजेंट अब रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटना चाहते हैं। यूक्रेन के जासूस अब रूस के रेलवे और पुलों को टारगेट कर रहे हैं। क्रीमिया के बाद अब यूक्रेनी एजेंट ने रूस के तवेर में बड़ी साजिश को अंजाम दे दिया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने तवेर रेलवे स्टेशन पर एक के बाद एक कई ब्लास्ट करवाए। हमले में रेलवे स्टेशन और ट्रैक तबाह हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के एजेंट ने रेलवे स्टेशन के फ्यूल टैंक के नीचे बारूद लगा दिया। जोरदार विस्फोट के बाद तेल की वजह से भयावह आग है जिसमें रेलवे स्टेशन भस्म हो गया। यूक्रेनी फोर्स ने अब रूसी सेना के हथियारों को भी तबाह करना शुरू कर दिया। पिछले 4 दिनों में रूस के 1 दर्जन से ज्यादा एयर डिफेंस जल चुके हैं। और पिछले 4 दिनों में यूक्रेन ने रूस के कितने एयर डिफेंस सिस्टम को जलाया है, यूक्रेन के इस ऑपरेशन की वजह से रूस को कितने रुपए का नुकसान पहुंचा है, ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं बिग बॉल के माध्यम से। वो आंकड़े आपके सामने देखिए, 4 दिनों में क्या हुआ। 17 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की बात कही जा रही है जो रूसी सेना को नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन ने। और ये जो 17 एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो लगभग 2,205 करोड़ रुपए के हैं जिसका नुकसान रूस को हुआ है। तो 4 दिनों के अंदर ये लॉस हुआ। सवाल ये है कि यूक्रेन के इन हमलों का परिणाम क्या होगा। क्या इस साल युद्ध की आग शांत नहीं होने वाली है? अब हम आपको इससे जुड़ी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन और रूस जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त हमले कर रहे हैं उससे ट्रंप के शांति प्रयास पर पानी फिर गया। ट्रंप को भी यह एहसास हो गया है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक दूसरे की शर्तें मंजूर नहीं। ऐसे में युद्ध विराम दूर की कौड़ी नजर आ रही है। यही वजह है कि ट्रंप ने अपनी युद्ध नीति बदल दी। ट्रंप ने न सिर्फ यूक्रेन को हमले की छूट दे दी है बल्कि हथियारों की सप्लाई भी तेज कर दी। अमेरिका के इस रुख से यूक्रेन और यूरोप के हौसले बुलंद हो गए। यही वजह है कि रूसी धरती पर जंग की भयावह आग नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं कीव में बायरक्टार TB2 ड्रोन की फैक्ट्री तबाह हुई है। तुर्की का बेहद ताकतवर ड्रोन है बायरक्टार और साल 2024 में लगाई गई थी ये फैक्ट्री। रूसी हमले में पूरी तरह से ये फैक्ट्री तबाह हो गई है।
वहीं कीव पर रूसी बमबारी के बाद एक बार फिर युद्ध के समीकरण बदल चुके हैं। कीव संहार जैसी भयावह तस्वीरें यूक्रेन से आज तक सामने नहीं आई थी। रूस के हमले में ब्रिटिश काउंसिल की इमारत और यूरोपियन यूनियन का सेंटर भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके बाद यूरोप और रूस के बीच जंग की आशंका और भड़क उठी है। ट्रंप भी रूस के हमले से खुश नहीं है। हालांकि ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन की जिद के कारण युद्ध विराम नहीं हो रहा है, लेकिन अब नाटो और रूस के बीच सीधी जंग की प्रस्तावना तैयार हो चुकी है। कीव पर हमलों के साथ ही रूस ने नाटो देशों के करीब सामरिक गतिविधि बढ़ा दी है। देखिए कीव पर रूस के हमलों के परिणाम क्या हो सकते हैं। 3.5 साल के युद्ध में कीव पर इतने भीषण हमले पहले नहीं हुए थे। राजधानी कीव में एक दिन में इतने लोग पहले कभी नहीं मारे गए थे। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कीव के अलग अलग इलाकों में मलबे का इतना ढेर अब से पहले कभी नहीं लगा। रूस के हमले में कीव के 23 लोग मारे गए। कई रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई। कीव में 48 घंटे से राहत बचाव का काम जारी है। आग बुझ चुकी है, लेकिन धुआं उठ रहा है। ढहे मकानों में लोगों की तलाश का काम जारी है। कीव पर रूस ने 27 और 28 अगस्त की रात को भीषण हमले किए और इन हमलों से युद्ध के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। यूके ने कहा है कि निर्दयी पुतिन को कीव पर हमले रोकने चाहिए। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया में रूसी राजदूतों को तलब किया है। जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्च ने कहा है कि अब ज़ेलेंस्की पुतिन की मीटिंग नहीं हो सकती है। इसके साथ ही कहा कि रूस से यूरोप की रक्षा के लिए जर्मनी प्रतिबद्ध है। ट्रंप के प्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रपति रूस के हमलों से चकित नहीं, लेकिन नाखुश जरूर है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस सामरिक ठिकानों पर नहीं बल्कि नागरिकों पर बारूद बरसा रहा है। कीव पर रूस के 600 ड्रोन और 31 मिसाइल हमलों से पूरा यूरोप गुस्से में है और अमेरिका भड़का हुआ है। लेकिन रूस का दावा है कि उसने नागरिक ठिकानों पर नहीं बल्कि सामरिक ठिकानों पर हमले किए और इसकी एक लंबी लिस्ट भी जारी की। रूस का दावा है कि उसका पहला टारगेट कीव में अर्टेम प्लांट बना है। यहां ड्रोन, R-73 मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के पुर्जे बनाए जाते थे। दूसरा टारगेट कीव रेडियो प्लांट बना है। यहां नए रडार बनाए जाते थे और रडार की मरम्मत की जाती थी। लेकिन यूरोप का दावा है कि रूस ने रिहायशी इलाकों में हमले किए हैं। रूस के हमलों से ब्रिटिश और यूरोपियन यूनियन के सांस्कृतिक और डिप्लोमेटिक मिशन भी प्रभावित हुए। रूस के हमले में कीव में ब्रिटिश काउंसिल की इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। ब्रिटिश काउंसिल ने कहा है कि अगली सूचना तक दफ्तर बंद रहेगा। इसके साथ ही बताया गया है कि ब्रिटिश काउंसिल का एक गार्ड हमले में घायल हुआ है। इसके अलावा रूस के हमले में ईयू डेलीगेशन सेंटर की इमारत भी क्षतिग्रस्त हुई है। ईयू की ओर से जानकारी दी गई है कि डेलीगेशन का स्टाफ सुरक्षित है। 29 अगस्त को कीव में शोक घोषित किया गया है। मरने वालों की याद में यूक्रेन का झंडा आधा झुका दिया गया है। कीव पर हमलों के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस युद्ध जारी रखना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन इसीलिए सुरक्षा गारंटी चाहता है क्योंकि बिना उसके युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं है। अगले हफ्ते सुरक्षा गारंटी के नियम और शर्तें फाइनल हो सकती हैं। तुर्की के राष्ट्रपति से इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। यूक्रेन और यूरोप के नेता कह रहे हैं कि ट्रंप पुतिन को समझाने में गलती कर बैठे। ये बात 6 अगस्त को विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात के बाद ही सामने आ गई थी। 6 अगस्त को पुतिन ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के सामने जमीन अदला बदली का प्रस्ताव रखा था। विटकॉफ ने ट्रंप को बताया कि डोनेस्क और लुहांस्क के बदले रूस खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया के जीते हुए इलाके छोड़ देगा।
14 अगस्त को अलास्का की समिट में पुतिन ने इससे इनकार कर दिया। पुतिन ने कहा था कि विटकॉफ को उनका प्रस्ताव समझ नहीं आया। पुतिन ने कहा था लैंड स्वैप डील का मतलब है यूक्रेन को सभी इलाके छोड़ने होंगे। कीव पर हमलों के बाद यूरोप के नेता दोहरा रहे हैं कि पुतिन और रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कीव पर हमलों के साथ साथ रूस ने नाटो के खिलाफ भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। 28 अगस्त को रूस का एक टोही विमान एस्टोनिया के करीब ट्रस्ट किया गया। एस्टोनिया के बेस से उड़े इटली के F-35 से इसका आमना सामना हुआ था। इटली के जेट आते देख रूस का टोही विमान लौट गए। नाटो ने कहा है कि 12 दिन में तीसरी बार रूसी और नाटो वायुसेना का आमना सामना हुआ है। इससे पहले 27 अगस्त को भी बाल्टिक सागर पर जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून से रूसी टोही विमान का टकराव हुआ था। रूस इस वक्त बाल्टिक तट पर बसे देशों में जासूसी मिशन चला रहा है। इसका मकसद नाटो की सैन्य तैनाती जानना था कि आने वाले वक्त पर रूस आसानी से हमले कर सके। यूक्रेन के खिलाफ भीषण हमले, नाटो के खिलाफ बड़ा जासूसी मिशन और ट्रंप के खिलाफ यूरोप में बन रहा माहौल, ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जिससे अमेरिका भी दबाव में है। अब ट्रंप पर दबाव यह है कि वो रूस के खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन ले। इस दबाव को घटाने के लिए ट्रंप ने अब यूक्रेन को नई मिसाइलें बेचने का फैसला लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी जाएंगी। एक्सटेंडेड रेंज की 3,350 मिसाइलें यूक्रेन को दी जाएंगी। 7,276 करोड़ रुपए के इस सौदे को मंजूरी दे दी गई है। इन एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइलों की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। यानी कीव विनाश के बाद रूस के शहरों पर मिसाइल अटैक को हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन रूस के शहरों पर अमेरिकी मिसाइलों से हमले हुए तो पूरा यूरोप रूस के टारगेट पर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इधर कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला, रूसी सेना के बेस पर एयर अटैक, बेस का एक हिस्सा तबाह हो गया। समंदर में रूस यूक्रेन के बीच सबसे विध्वंसक जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग का केंद्र काला सागर और अज़ोव सी है। यहां दोनों ही देश एक दूसरे के जहाजों पर हमले कर रहे हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के युद्धपोत पर हमला किया था, जिसके बाद आग बबूला रूसी राष्ट्रपति ने काला सागर में मौजूद यूक्रेनी शिप को तबाह करने का आदेश जारी कर दिया। रूसी नेवी ने यूक्रेन के सबसे बड़े जासूसी शिप को समंदर में डुबो दिया। लेकिन यह हमला आने वाली तबाही की महज शुरुआत माना जा रहा है। दावा है कि आने वाले दिनों में काला सागर में भीषण जंग भड़क सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में समंदर की जंग का सबसे विध्वंसक अध्याय शुरू हो चुका है। ऐसा अध्याय जिसमें ब्लैक सी से लेकर अज़ोव सागर पर भीषण बारूद बरस रहा है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। पहला वीडियो अज़ोव सी का है, जहां यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत पर एरियल ड्रोन से हमला किया। हमले में रूसी युद्धपोत को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं दूसरा वीडियो ब्लैक सी का है, जहां रूस ने यूक्रेनी नौसेना के जहाज को तबाह कर दिया। रूस ने यह हमला नेवल ड्रोन से किया। हमला इतना जबरदस्त था कि यूक्रेनी जहाज कुछ ही देर में समंदर की गहराइयों में डूब गए। हमले का यह वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से RT ने जारी किया है। वीडियो में यूक्रेन का शिप नजर आ रहा है। वहीं पूर्वी दिशा से एक नेवल ड्रोन बेहद तेजी से शिप की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही सेकंड में ड्रोन शिप से टकराता है, जिसके बाद जबरदस्त धमाका होता है। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि कई फीट ऊंचा आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। रूस ने जिस नेवल शिप को तबाह किया वो यूक्रेन का सिम्फेरोपोल शिप था, जिसे साल 2019 में यूक्रेनी नौसेना में शामिल किया गया था। ये बीते एक दशक में यूक्रेन नौसेना में शामिल सबसे बड़ा जहाज था। इस शिप की लंबाई 180 फीट जबकि रफ्तार 22 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये यूक्रेनी नौसेना का जासूसी शिप था।
जो करीब 450 किलोमीटर रेडियस में हर गतिविधि पर नजर रख सकता था। यूक्रेन का ये जासूसी जहाज अपने आप में बेहद खास था, क्योंकि ये न सिर्फ दुश्मन की गतिविधि पर नजर रख सकता था, बल्कि इसमें छोटे जहाजों और बोट्स को तबाह करने की काबिलियत थी। इस शिप पर एक आर्टिलरी सिस्टम मौजूद था, जिसके जरिए उसकी तरफ बढ़ते छोटे टारगेट्स को तबाह किया जा सकता था। लेकिन ये रूस के नेवल ड्रोन को ट्रैक करने में असफल रहा। और यूक्रेन का नेवी शिप सिम्फरोपोल बीते कुछ वक्त से डैन्यूब डेल्टा और काला सागर में गश्त कर रहा है। जिस वक्त ये हमला हुआ तब सिम्फरोपोल डैन्यूब डेल्टा के मुहाने पर मौजूद था। ये डेल्टा सीधा काला सागर से जुड़ा है। यहीं से यूक्रेनी शिप करीब 300 किलोमीटर के इलाके पर नजर रखता था, जिसमें न सिर्फ यूक्रेन का ओडिशा पोर्ट शामिल है, बल्कि क्रीमिया में मौजूद सेवेस्तोपोल पोर्ट पर भी यूक्रेन की नजर रहती है। इसके अलावा यह शिप काला सागर में रूसी नेवी की हर गतिविधि की भी निगरानी करता था। दावा है कि रूस ने क्रीमिया से अपने नेवल ड्रोन को लॉन्च किया, जो करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करके यूक्रेनी शिप के पास पहुंचा। रूस का यह ड्रोन शिप के रडार की पकड़ से बाहर था, जिसके नतीजे ये हुए कि रूसी नेवल ड्रोन ने यूक्रेनी शिप को तबाह कर दिया और समंदर में डूब गया। रूस के इस हमले को अजोव सागर में किए गए यूक्रेनी अटैक का जवाब माना जा रहा है। जिसमें यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। दरअसल 28 अगस्त को समंदर में 2 बड़े हमले किए गए। पहला हमला यूक्रेन ने अजोव सागर में किया। इस हमले में यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को टारगेट किया, जिसके जवाब में रूस ने ब्लैक सी में ऑपरेशन चलाया और यूक्रेन का सबसे बड़ा जासूसी शिप तबाह कर दी। अजोव सागर में रूसी युद्धपोत पर हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें समंदर में एक रूसी युद्धपोत नजर आ रहा है। यूक्रेनी ड्रोन इस युद्धपोत के ऊपरी हिस्से से जाकर टकराता है। यूक्रेन ने जिस युद्धपोत पर हमला किया वो रूस का बुयान क्लास कॉर्वेट था। हमले के वक्त यह अजोव सागर में क्रीमिया के पास मौजूद था। इस पर रूस की घातक कैलिबर मिसाइलें लोड थी। हमले में युद्धपोत के रडार को काफी नुकसान पहुंचा। इसे मरम्मत के लिए डॉक में वापस भेजा गया। दावा है कि इस ऑपरेशन को यूक्रेन की खुफिया एजेंसी GUR ने अंजाम दी। हमले के लिए यूक्रेन ने किस ड्रोन का इस्तेमाल किया, यह अभी तक साफ नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो यह हमला यूक्रेन के रुबाका या UJ-26 बॉम्बर ड्रोन से किया गया। ड्रोन ने रूसी युद्धपोत पर अटैक के लिए करीब 350 किलोमीटर दूर से उड़ान भरी थी। ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस के किसी कॉर्वेट युद्धपोत पर हमला किया। हालांकि इससे पहले यूक्रेन रूसी नेवी डिस्ट्रॉयर और सबमरीन पर कई बार बड़े हमले कर चुका है। 14 अप्रैल 2022 को यूक्रेन ने रूस के मॉस्कोवा युद्धपोत को तबाह कर दिया था। इस पर यूक्रेन ने 2 नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया था। 29 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने एडमिरल माकारोव पर एरियल ड्रोन और समुद्री ड्रोन से ज्वाइंट स्ट्राइक की थी, जिसमें माकारोव को काफी नुकसान पहुंचा था। 13 सितंबर 2023 को यूक्रेन ने रूस की रोस्टोव ऑन डॉन सबमरीन पर हमला किया। हमले के बाद सबमरीन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। 2022 में रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही ब्लैक सी में भी दोनों देशों ने एक दूसरे के जहाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद तुर्की ने कई बार दोनों देशों के बीच समझौता करवाने की कोशिश की।
कभी समझौता कुछ महीनों में ही टूट गए तो कभी समझौते का मसौदा बातचीत की टेबल तक पहुंच ही नहीं सका। भारत सरकार ने अब प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री में पंख लगाने के लिए नई घोषणाएं की हैं। सेंचुरी प्लाई बोर्ड्स के कार्यकारी निदेशक केशव भंजका ने सरकार के कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉमर्स मिनिस्ट्री अंडर श्री ऑनरेबल श्री पीयूष गोयल ने लाया है, इसके तहत इंडिया में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। इंडिया के कस्टमर्स को वो मटेरियल मिलेगा जो वो डिज़र्व करते हैं, और इससे इंडिया का एक बेस सेट होगा कि इंडिया ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर पाए। लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में कभी काम नहीं करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एक इनिशिएटिव से आप देखेंगे कि इंडिया विश्व का एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब बन सकता है प्लाईवुड और वुड पैनल प्रोडक्ट्स में। अब ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत मुझे लगता है कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाएंगे। हम लार्ज स्केल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को अपना एडवांटेज बना पाएंगे, और अगले 10 सालों के अंदर सेंचुरी कैन बिकम या कुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ वुड पैनल प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, और अब हमारे हाथ में है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर पाएं। एससीओ समिट से पहले टैरिफ पर ट्रंप को लगा बड़ा झटका। अमेरिकी फेडरल अपील कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को नकारा। ट्रंप को दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं, फेडरल कोर्ट ने कहा। ट्रंप ने आपातकालीन शक्ति का भी गलत इस्तेमाल किया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की खातिर ट्रंप के टैरिफ को बरकरार रखा, फेडरल कोर्ट ने यह कहा है। फेडरल कोर्ट के जजों ने 4-7 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। तो फेडरल कोर्ट की तरफ से भी ट्रंप को झटका लगा है, और कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि कानूनी अधिकार नहीं है ट्रंप को ऐसे फैसले का। हालांकि कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये जारी रहेगा। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने यही नारा दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप के फैसलों ने अमेरिका की सालों पुरानी विदेश नीति पर पानी फेर दिया है, जिससे दुनिया भर में अमेरिका की साख गिरती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि ट्रंप वैश्विक मंच पर अकेले खड़े नजर आते हैं। खुद अमेरिका में भी उनके फैसलों की आलोचना हो रही। सवाल है कि क्या ट्रंप की नीतियां यूएस युग का अंत साबित होंगी? इस रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता में मिस्टर पीस मेकर बनकर आए थे। दावा था दुनिया में शांति लाने का, युद्ध खत्म करने का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 6 महीने में जो फैसले लिए, उसने अमेरिका को ही मुसीबत में डाल दिया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति एक छोर पर अकेले खड़े नजर आते हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया के ताकतवर मुल्क उनके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, जो भविष्य में अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर के इरादे से राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी, लेकिन अब दुनिया में ट्रंप के विरुद्ध माहौल बनता जा रहा है। दुनिया भर के लीडर ट्रंप को एक कमजोर नेता मान रहे हैं, जो रूस के खिलाफ एक्शन लेने से डरता है। युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जो भी फैसले लिए, उन्हें दुनिया एक गलती के तौर पर देख रही है, और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण उनके शांति दूत स्टीव विटकॉफ की समझौते को लेकर गलत व्याख्या है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक विटकॉफ ने लैंड स्वैप ऑफर को लेकर यूरोपीय देशों को गलत सूचना दी थी। विटकॉफ ने बताया था कि पुतिन खेरसोन जेपोरीजिया की जमीन छोड़ने के लिए तैयार है, बदले में उन्हें संपूर्ण डोनेस्क और लुहांस्क पर आधिकारिक कब्जा चाहिए। लेकिन कुछ वक्त बाद ही अपने एक सार्वजनिक बयान में विटकॉफ इससे पलट गए। यह ठीक उसी तरह था जैसे डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद कई बार अपने फैसले से यू टर्न ले चुके हैं। मिस्टर पीस मेकर की इस वक्त खुद अमेरिकी मीडिया में आलोचना हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो अपने सलाहकारों की बात भी नहीं सुन रहे। ट्रंप की सबसे ज्यादा आलोचना भारत पर 50% टैरिफ को लेकर हो रही है।
ट्रंप पर अमेरिका की 25 साल की डिप्लोमेसी 7 महीने में तबाह करने के आरोप लग रहे हैं। बाइडेन प्रशासन में अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने अपने एक बयान में कहा, हमने चीन के खतरे को कम करने के लिए अपने यूरोपीय और एशियाई सहयोगियों के साथ एक सामूहिक रणनीति तैयार की। हमने इस पर एक लंबा वक्त खर्च किया है, लेकिन अब मैं इन जगहों पर जाता हूं तो वो अमेरिका से खतरे होने और उसे कम करने की बात करते हैं। ये ट्रंप का एक अड़ियल रवैया ही है, जिसकी वजह से उसका सालों पुराना सहयोगी जापान तक उससे दूर होने लगा है। जापान के व्यापार वार्ताकार रयोसेई आकाजावा ने अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी है। ये यात्रा आखिरी वक्त में कैंसिल की गई। माना जा रहा है कि इसके जरिए जापान ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप के सामने झुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरब में विध्वंस का सबसे खौफनाक दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ इजराइल ने सीरिया और यमन में हमले किए हैं, जिससे भारी तबाही हुई है। यमन में हूती शासन के PM और 2 कमांडर मार गिरा। इन हमलों से ईरानी प्रॉक्सी आक्रोशित हैं और इजराइल को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिन्हें ईरान से हथियार सप्लाई किए जा सकते हैं। यानी एक बार फिर से अरब धधक सकता है। देखिए रिपोर्ट। इतना विध्वंस यमन में इससे पहले नहीं हुआ है। इजराइल ने हूती ठिकानों पर टारगेटेड अटैक किया और भारी तबाही मचाई। पिछली बार की गई एयर स्ट्राइक से इस बार के हमले कहीं ज्यादा विध्वंसकारी थे। इन हमलों में यमन को बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल के हमले इतने विध्वंसक थे जिसमें यमन में हूती शासन के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी मारे गए। उनके अलावा हूती के रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अतीफी की भी इस हमले में मौत हो गई। साथ ही चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अल घमारी भी एयर स्ट्राइक में मारे गए। इनके अलावा हूती के कई कमांडर भी मारे गए। दरअसल इजराइल ने हूती के उस ठिकाने पर हमला किया था जहां कई टॉप कमांडर और हूती लड़ाके इकट्ठा हुए थे। हमले के वक्त एक टॉप कमांडर भाषण दे रहा था, तभी गिरी मिसाइल ने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। इजराइल ने यह हमला दमिश्क के पास किया था। इसके अलावा अल हुदैदा पोर्ट पर भी बम बरसाए गए। दरअसल इजराइल के हमले बेंजामिन के उस एक्शन प्लान का हिस्सा हैं जिसमें वो हूती का संपूर्ण अंत कर देना चाहते हैं। यही वजह है पिछले 72 घंटे से हमले किए जा रहे हैं, जबकि इससे पहले हूती ने भी इजराइल को दहलाया था। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले किए थे, साथ ही कई पोर्ट सिटी को भी निशाना बनाया। इसके जवाब में इजराइल ने हूती के घर में घुसकर वार किया, जिसमें हूती के प्राइम मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ भी मारे गए। हूती ने बड़े हमले की धमकी दी। साथ ही ईरान ने दूसरे प्रॉक्सी गुटों को भी फरमान जारी कर दिया है कि इजराइल का संपूर्ण खात्मा ही एकमात्र लक्ष्य है। इजराइल पर 3 फ्रंट से हमले किए जा रहे हैं। पहले फ्रंट से हमास के लड़ाके आईडीएफ सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। दूसरे फ्रंट पर हिजबुल्लाह लड़ाके फिर से सक्रिय हो गए। इस बार गोलन हाइट्स पर इजरायली पोस्ट पर हमले किए। जबकि तीसरे फ्रंट पर हूती आक्रामक है। हूती ने गाजा में मचाए जा रहे विध्वंस का बदला लेने के लिए इजराइल के पोर्ट सिटी को निशाना बनाया। इससे बौखलाए इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें यमन में हूती ठिकानों को बड़ा नुकसान हुआ। कई टॉप कमांडर्स मारे गए। दरअसल मोसाद का इनपुट था कि गाजा में हमास लड़ाकों की मदद के लिए हूती लड़ाके गाजा पहुंचने वाले थे। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी थी, क्योंकि इजराइल के हमलों में बेकसूर भी मारे जा रहे हैं।
इजराइल गाजा में विस्तार करना शुरू कर चुका है। गाजा के लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। अभी हालात वहां भुखमरी जैसे हो गए। इजराइल ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया हुआ है, साथ ही वो प्रॉक्सी गुटों पर भी बड़े हमले कर रहा है। सीरिया के बाद यमन में हमले बता रहे हैं कि वो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगने से पहले प्रॉक्सी विनाश का ब्लूप्रिंट बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेटो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और वो नाजीवाद के खिलाफ जंग का श्रेय भी लेता है, लेकिन एक नेटो देश की वायुसेना अभी भी हिटलर के निशान का इस्तेमाल कर रही है। अब इस देश ने हिटलर का निशान कहे जाने वाले स्वास्तिक को हटाने का फैसला लिया है। संस्कृत में स्वास्तिक चिन्ह का अर्थ शुभ और कल्याण है, लेकिन इसको हिटलर ने 1920 में अपनी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का निशान बनाया। हिटलर के सत्ता में आने के बाद यहूदियों का नरसंहार हुआ और यह निशान यहूदियों के खून से सन गया, नाजीवाद का प्रतीक बन गया। लेकिन नाटो सदस्य देश फिनलैंड की वायुसेना इसका इस्तेमाल अभी भी कर रही है। ये फिनलैंड की वायुसेना का इंसिग्रिया है। इसमें पंखों के बीच स्वास्तिक का निशान है। 1918 से फिनलैंड की वायुसेना इस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब इसे इंसिग्निया से हटाने का फैसला हो चुका है। फिनलैंड की सेना के नए इंसिग्निया में बाज नजर आएगी। फिनलैंड की वायुसेना के विमानों पर सफेद रंग के गोले में नीले रंग का स्वास्तिक निशान नजर आता रहा है, लेकिन अब इसे हटा दिया जाएगा। हिटलर दुनिया के सबसे बड़े अत्याचारियों में से एक था। उसकी पार्टी के इस निशान को नाटो सदस्य देश की सेना के लिए अपमानजनक माना गया और इसे हटाने का फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।